नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 2 महीने चलने वाले हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण की आज से हो रही है शुरुआत। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशियों तथा पंजाब की 2 सीटों के लिए 2 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि डीबीटी के माध्यम से एससी, एसटी तथा बीसी वर्ग के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का मिल रहा है सीधा लाभ। अब समाचार विस्तार से। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लोगों को इसके दायरे में लाकर टीकाकरण की गति को और तेज करना है। हर घर दस्तक अभियान 31 जुलाई तक जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि घर घर जाकर टीकाकरण अभियान के माध्यम से दूसरी खुराक के पात्र सभी लाभार्थियों के टीकाकरण पर बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष नवंबर में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 193 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ऐसे कल 10,91,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए तथा 2,745 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। मंत्रालय के अनुसार कल 2,236 कोरोना पीड़ित स्वस्थ हुए हैं तथा देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों के दौरान गरीबों के लिए सेवा, सुशासन तथा कल्याण के मंत्र पर कार्य किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने लोगों को सरल, निःशुल्क तथा सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के उद्देश्य से पिछले 8 वर्षों में कई बड़े प्रयास किए हैं, जिनकी बदौलत देश को केंद्रित तथा कुशल तरीके से महामारी से निपटने में मदद मिली है। देश में इन 8 वर्षों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने तथा विश्व के स्तर पर अपनी पहचान बनाने के मद्देनजर भी सरकार की ओर से इन 8 वर्षों के दौरान अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की लगातार बेहतर होती रैंकिंग दर्शाती है कि सुगम व्यापार के लिए ढेर सारे प्रयास किए गए हैं। सरकार की ओर से डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जनधन, किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना इत्यादि कल्याणकारी योजनाओं द्वारा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए तथा कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जरूरतमंदों के लिए मददगार सिद्ध हुई है। देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए कल नामांकन के आखिरी दिन हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। भारतीय जनता पार्टी के कृष्णलाल पंवार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। नामांकन के समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर भी उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी। आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है और अभी तक जो जानकारी मिली है कि यानी जो चुनाव की व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, हमने अपने कैंडिडेट श्री कृष्ण पंवार जी का फार्म भरवाया है और इसी प्रकार कांग्रेस ने भी अजय माकन उनका एक फार्म भरवाया है। अभी तक 2 फार्म भरे गए हैं। सायंकाल तक क्या और व्यवस्था बनती है उस हिसाब से पता लगेगा। कंवर पाल ने राज्यसभा के लिए उनको प्रत्याशी बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित भाजपा का धन्यवाद किया। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का और केंद्र में सभी वरिष्ठ नेताओं का, केंद्र के संगठन का और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश के बहुत ही मजबूत पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा प्रदेश के संगठन का मैं धन्यवाद करता हूं, नतमस्तक करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आज राज्यसभा में भेजने का काम किया। इसलिए मैं केंद्र सरकार के संगठन का, हरियाणा प्रदेश के संगठन का मैं नमन करता हूं।
कांग्रेस ने अजय माकन को अपना प्रत्याशी बनाया है। अजय माकन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में अपना नामांकन भरा। कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन भरा है। वे पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के पुत्र हैं तथा पहले कांग्रेस में थे, परंतु बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी तथा अपनी अलग पार्टी बना ली थी। हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। एक सीट भाजपा सांसद दुष्यंत गौतम तथा दूसरी सीट निर्दलीय सांसद सुभाष चंद्रा की है, जो भाजपा के समर्थन से जीते थे। इन दोनों का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को मतदान होगा। पंजाब से राज्यसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने पर्यावरण प्रेमी पद्म श्री संत बलवीर सिंह सीचेवाल तथा समाज सेवी पद्म श्री विक्रमजीत शाहनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बलवीर सिंह सीचेवाल तथा शाहनी ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा तथा कुलदीप सिंह धालीवाल की उपस्थिति में राज्यसभा सीट के लिए नामांकन भरा। आम आदमी पार्टी के इन दोनों प्रत्याशियों की जीत लगभग तय है, क्योंकि इनके विरोध में किसी ने नामांकन नहीं किया है। पंजाब से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए ये चुनाव हो रहा है, जिनके लिए कल नामांकन का आखिरी दिन था। आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि डीबीटी के माध्यम से एससी, एसटी तथा बीसी वर्ग के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग समिति की बैठक के दौरान ये बात कही। बैठक में समिति के सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री पिछले 7.5 वर्षों में प्रभावी रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक सामाजिक वातावरण मुहैया करवाने में सक्षम रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समिति के सदस्यों को सलाह दी कि वे भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत व्यक्तिगत रूप से फाइल स्थानांतरित करने के बजाय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि राशि का लाभ ऑनलाइन ट्रांसफर बेहतर है, क्योंकि ये सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। उन्होंने समिति के सदस्यों से कहा कि सरकार गरीब लोगों के हित में कार्य कर रही है, ताकि ये भी समाज की मुख्यधारा में जुड़ सके। हरियाणा में 4 जून से शुरू होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 से संबंधित जानकारी देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त मीडिया सेंटर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कल पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इन खेलों तथा मीडिया सेंटर की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मीडिया सेंटर में सभी सुविधाएं होनी चाहिए, ताकि पत्रकारों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी से संबंधित तैयारियों का जायजा भी लिया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा निरंतर खेल क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ रहा है तथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण के आयोजन के बाद हरियाणा की खेल उपलब्धियों में एक और आयाम जुड़ जाएगा। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सरकारी बसों की डीजल चोरी रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्यसभा सरकार द्वारा हर तरह का भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रण लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे निर्धारित लक्ष्य से कम माइलेज देने वाले ड्राइवरों से रिकवरी करने संबंधी कार्रवाई रिपोर्ट लें। उन्होंने कहा कि लोगों के पैसों के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती तथा कोई कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल पाया गया तो उसका कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। मंत्री ने लोगों को परेशानी मुक्त तथा पारदर्शी ढंग से सेवाएं प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा दी जाने वाली लोक पक्षीय सेवाओं को शीघ्र ऑनलाइन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विभाग की सार्वजनिक सेवाओं को ऑनलाइन करने से संबंधित मसौदा रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर पेश की जाए। परिवहन मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस प्रक्रिया से लोगों को सेवाएं मिलने में सुविधा होगी तथा बस परमिट देने जैसी सेवाएं ऑनलाइन करने से बस माफिया पर भी नकेल कसी जा सकेगी। चीनी निर्यात पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। ये प्रतिबंध अक्टूबर में त्योहारों का मौसम समाप्त होने तक लागू रहेगा। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन इसकी खपत भी अधिक है। सरकार ने पिछले सप्ताह घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी निर्यात की सीमा निर्धारित करने का फैसला किया था। खाद्य मंत्रालय में सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि इस विपणन मौसम में भारत का निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। अक्टूबर-नवंबर महीने में त्योहारों के मौसम में चीनी की खपत बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए चीनी की मांग बढ़ सकती है, इसलिए सरकार ने चीनी निर्यात की सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया।
कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।